बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल मनाया गया। 365 दिन मुकम्मल हुए दुनिया की सबसे बड़ी जेल को। हम ज़रा ऐसी मुनाबत से आसान अल्फाज में, आसान अंदाज में बात करेंगे कि हुकूमत वो कर रही है जो उसको करना चाहिए, अब रियासत वो कर रही है जो उसको करना चाहिए। और ज़रा हम आगाज़ यहाँ से करते हैं। थोड़ा सा अगर आपके बैकग्राउंड में हम ले जाएँ कि ये कश्मीर के सारे मामले का पस मंज़र क्या है, क्विकली अगर हम टाइम लाइन कि है क्या मसला, कश्मीर है क्या, तो ये ऐसे ही है। इसकी 73 सालों की टाइम लाइन कुछ यूँ बनती है कि 14 और 15 अगस्त 1947 बंदी करवाई। अगले साल 1950 भारतीय आइन में आर्टिकल 370 का इजाफा किया गया। वो आर्टिकल है जिसको भी रिवोक किया गया। 1950 में भारत के आइन में इसको डाला गया और यूं जम्मू और कश्मीर को एक इम्तियाजी खुसूसी हैसियत दे दी गई। इसके एक साल बाद 1951 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर में इंतखाबी अमल को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये असम्बली राय शुमारी का मुतबादिल नहीं हो सकती। यानी वहाँ पर भारत ने अपना एक निज़ाम बनाते हुए अपनी असम्बली बना के, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि नहीं, ये असम्बली ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती राय शुमारी का। ये नहीं होता कि जनाब असम्बली जो फैसला करे वही आवाम की वजह नहीं, बल्कि राय शुमारी होनी चाहिए एक ख़ास माहौल में, जिसके बाद ही ये फैसला होगा कि कश्मीर के अवाम चाहते क्या हैं। फिर बात आगे बढ़ी। 1952 में शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम रियासत को दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। और उसके बाद बात आगे बढ़ते बढ़ते 1953 में भारत और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान दिल्ली में मुलाकात हुई और कश्मीर में राय शुमारी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने पर इत्तेफाक हुआ कि चलें इस अंदाज से राय शुमारी, क्योंकि राय शुमारी का मसला तो फंसा हुआ था जब से अक़वाम मुत्तहिदा में मामला गया था। ये इत्तेफाक हो गया 1953 में कि एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए जाएँ, लेकिन इसके बाद भारत इस बात से मुकर गया और राय शुमारी से मुनकर हो गया। 1954 में क्या हुआ, कश्मीर की असम्बली ने भारत के साथ इल्हाक कर दिया। 1957 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक बार फिर भारत को 1951 की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद दिलाई। 1965 में क्या हुआ जनाब, पाक भारत जंग छिड़ गई कि जिसके तहत वो जंग बंदी का जो मुआहिदा था अक़वाम मुत्तहिदा का प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया, जंग छिड़ गई। 1966 में ताशकंद मुआहिदा हो गया, जिसके बाद दोनों ममालिक अपनी अफवाज को जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस ले आए। ये हुआ 1966 में। 71 का वाक़या हुआ, बांग्लादेश बन गया। 72 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहिदा हो गया और ये तय पाया कि फ़रीक़ैन इस मसले को दो तरफ़ा मुज़ाकरात से हल करेंगे। ये 1972 में हुआ। 1989 में भारतीय हुक्मरानी के ख़िलाफ़ एक मुसल्लह तहरीक शुरू हुई, एक नई वेव आई। ये 47 से लेके आज तक मुख्तलिफ अदवार में एक वेव आती है, इसमें एकदम इजाफा होता है जो कि भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ होती है। तो हालिया तारीख में ऐसा 1989 में हुआ, यहाँ तक कि 1990 में भारतीय पहला मिलिट्री रिजर्व फोर्स पुलिस ने निहत्ते मुजाहिरीन पर गोली चलाई, मुजाहिरे फूट पड़े। 1990 में ही श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने 5 लाख से ज़ायद कश्मीरियों ने मार्च किया। 1990 में ही भारतीय फ़ौज ने एक वाक़े में मुजाहिरीन पर फायरिंग की, 47 शहरी मारे गए। 2001 में वो अब यानी अभी दहशत गर्दी के वाक़यात इस अंदाज से शुरू हो गए। 2001 में कश्मीर असम्बली श्रीनगर पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 38 अफराद जाँ भाग हो गए। 2008 में भारतीय हुकूमत कश्मीर भर में मुजाहिरे हुए, जो कि हालिया तारीख के 1990 के बाद यानी कि वो सबसे बड़े मुजाहिरे थे। फिर बिल्कुल अगर हम हालिया तारीख में आ जाएं तो 2015 में तारीख में पहली बार बीजेपी ने, यानी बीजेपी जो कि ज़ाहिर है भारत की जमात, बीजेपी ने कश्मीर की मकामी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। ये बीजेपी का अपने तसल्लुत का एक और स्टेप था जो कि मकबूजा कश्मीर में उन्होंने करना था। 2016 में कमांडर बुरहान वानी की शहादत हुई, जिसके बाद फिर एक मुजाहिरों का और उसका सिलसिले का आगाज़ हो गया। ये हुआ जुलाई 2016 में। 2019 में पुलवामा में एक खुदकुश हमला हुआ, जिसमें भारतीय फौजी 40 के करीब जाँ भाग हो गए। उससे फिर इन सारे मामला को एक शय मिली, यहाँ तक कि फिर 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने, यानी कि आज के दिन, आइन में से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, जो कि कश्मीर को खुसूसी हैसियत देता था, और इस तरह कश्मीर को भारतीय यूनियन में ज़म कर दिया गया। आज इसको 1 साल मुकम्मल हुआ है। इसी मुनासबत से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, ऑफ कोर्स मिनिस्टर भी हैं, और पार्लियामान की जो कमेटी है कश्मीर की, उसको हेड भी करते हैं जनाब शहरियार आफरीदी साहब मौजूद हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश ये जानने के लिए कि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी क्या समझती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो काम कर रही है वो ठीक है या नहीं। MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब जावेद लतीफ़ साहब तशरीफ़ फरमाए, सर बहुत बहुत शुक्रिया। और जमात इस्लामी के हवाले से बड़ी कंटिन्यूस एक एहतजाज और इस हवाले से एक स्ट्रगल रही है, तो उनके बहुत सीनियर तरीन रहनुमा हैं हाफिज़ नईम साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं।
आज जमात इस्लामी की रैली थी कराची में, इसमें क्रैकर धमाका भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। तो मैं तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत नवाजिश। आज़ाद कश्मीर से मुश्ताक मिनाज साहब मौजूद हैं, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है। अच्छा, अभी उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं मुश्ताक मिनाज साहब को, तो हम ज़रा उनसे भी ज़रा मुश्ताक मिनाज साहब से भी हम बात करेंगे वेरी क्विकली। अगर मुझे इजाज़त दें शहरियार भाई आप, तो मैं खाली नईम साहब से पहले ये पूछूँ, नईम रहमान साहब से, कि हम तफसीली बात तो बाद में करेंगे, लेकिन आज की रैली के हवाले से कुछ ये मालूम हुआ कि ये क्या वाक़या हुआ था, ये किसकी शरारत थी? नहीं, ये कोई छोटा वाक़या नहीं हुआ। मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी कश्मीर के हवाले से होने वाली रैली में बाकायदा बम धमाका हुआ, और उसकी फुटेज भी हमें जो मिली है उसमें एक मोटरसाइकिल सवारों ने बाकायदा उसमें बम फेंका है। उसमें 29 अफराद 29 अफराद हमारे ज़ख्मी हैं, जिसमें से 3 बहुत क्रिटिकल हैं, एक तो वेंट पे चले गए। ये सीरियस अटैक है और मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से ये बहुत सिग्निफिकेंट है, और इसमें ज़ाहिर सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं उनको भी और हुकूमत को भी देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं कि जो ख़ास स्पेसिफिक इस कश्मीर की सॉलिडेरिटी के हवाले से बनाए जाने वाले दिन पे इतने धड़ल्ले से यूनिवर्सिटी रोड जैसी जगह पर खुलेआम आए, अटैक करें और चले जाएं, कोई नहीं पकड़ने वाला। थोड़ा सा ये अमर हैरान तो नहीं है कि एक रैली है जिसमें अच्छी खासी तादाद मौजूद है लोगों की, मोटरसाइकिल सवार आए, कोई प्लांटेड तो नहीं था, एक क्रैकर था, तो मोटरसाइकिल सवारों ने फेंका है, इसका मतलब ना, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक कीजिएगा मुझे, तो वो आए और नहीं, ये क्रैकर नहीं था भाईजान। अच्छा। वसीम क्रैकर नहीं था। क्रैकर तो हम जानते हैं ज़ाहिर है कि उससे तो सिर्फ धमाका होता है, छोटा मोटा कोई नुकसान होता है। ये बाकायदा ग्रेनेड टाइप की चीज़ थी जिसने सीरियसली डैमेज किया लोगों को। और मैंने बताया ना, वेंट पे हैं इस वक्त आगा खान में एक हमारे साथी, और 3 जो है वो ओटी में हैं, जिनके बिल्कुल लोअर एब्डोमेन के ऊपर और आंतें ज़ख्मी हुई हैं और उनके ऑपरेशन हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि बहुत सीरियस अटैक है, उसको सीरियस ही लेना चाहिए। अगर इसको हम ऐसे ही ले लेंगे तो ये तो ज़ाहिर है कि भारत का मामला है, कश्मीर के इशू है, और एक तरफ मोदी जो है वो हाँ अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का आगाज़ कर रहा है, दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है, और जमात इस्लामी का जो एक रोल है कश्मीर के हवाले से सब जानते हैं, और उसकी कराची जैसे शहर के अंदर रैली पर अटैक होना ये बहुत ही परेशान बात है। उसको सीरियस टेकअप करके पकड़ना चाहिए। जमात इस्लामी ने इस पर इस हवाले से कोई शक का इसका इजहार तो नहीं किया किसी पे? बस सीधी बात है, इसमें तो बज़ाहिर जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो तो भारतीय इन्वॉल्वमेंट ही नज़र आ रही है इस इशू को यानी थोड़ा सा पीछे करने के लिए, डराने के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा जिस वक्त ये अटैक हुआ उसके बाद हमने रैली को जारी रखा, लोगों को मुनज़्ज़म किया, इधर उधर नहीं होने दिया, भरपूर तरीके से, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, सब ने अज़्म का इजहार किया कि हम नहीं पीछे हटेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि कश्मीर के हवाले से हम इसको, चूँकि हम तो भाई ना पैसों के लिए करते हैं और ना हम जो है वो किसी टोकन इवेंट बाजी के लिए करते हैं, इसको हम अपने दीन ईमान का मसला। अच्छा, आप शहरियार आफरी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब शहरियार साहब, ये हम ज़ाहिर कल से बात कर रहे हैं नया नक्शा, और इस हवाले से बहुत सारी बात की, आगे भी करेंगे। अभी मुझे बताइएगा, ये अमर क्या हमारे लिए थोड़ा सा परेशान कुन नहीं है कि एक तरफ जो भारतीय सफाकियत है, ज़ाहिर है हमारा तो एक बायस है ना टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो कि होना भी चाहिए, क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल आप अनबायस होकर भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो तमाम तर न्यूट्रल मुबस्सिरीन भी ये कह रहे हैं कि भाई जो चूँकि जो भारतीय जो इस वक्त जो तसल्लुत है वो नज़र आ रहा है सामने। भाई 365 दिन से आपने दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाई हुई है, आपने तसल्लुत किया हुआ है वहाँ पे, आज 1 साल मुकम्मल हो गया, इंटरनेट बंद किया हुआ है, कर्फ्यू लगाया हुआ है सारा को, इतनी खुली बर्बरियत हो रही है, फिर भी आलमी बिरादरी भारत के हवाले से उतना सख्त मौक़िफ़ मेरा नहीं ख्याल ले पा रही। आप बताइएगा अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने भी जो अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की स्पीच में कहा था, तो खुलासा ये था कि अगर ये सारे मामला बिल्कुल ऐसे ही होते, सिर्फ एक फ़र्क होता कि जो मुतासरा लोग हैं मुसलमान ना होते, तो दुनिया में आज शोर होता। तो ये परेशान कुन बात नहीं है कि आज 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी उस अंदाज से आलमी बिरादरी भारत की नहीं मजम्मत कर रही। शहरियार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया वसीम भाई। वसीम भाई, आज यौम इस्तिसाल, यौम सियाह, इसमें कोई शक नहीं कि ख्वाब गफलत की नींद ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है, और वो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हों, चाहे वो तमाम मूवर्स एंड शेकर्स जो दुनिया के हवाले से हमें और आपको इंसानी हकूक़ पर तो बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं। मिसाल के तौर पे आज हमें 17 नुकाती एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बताते हैं, जिसमें 16 और 17 ख़ास कर ह्यूमन राइट्स के हवाले से है। फिर हमें ये कहा जाता है कि माहौलियात का ख्याल रखें, ये करें, वो करें, लेकिन बदकिस्मती से आज ये भूल गए हैं कि ठीक है, सो कॉल्ड सेकुलर दुनिया बड़ा स्टेट
फिर दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट और एक जमहूरी मुल्क, वो आज हिंदुस्तान हिंदुत्व और इंसानियत की तजलील का सबब जो बना है, उसने यूएन को, इंसानी तंजीमों को, दुनिया के तमाम इदारों को, हिंदुस्तान के आईन तो छोड़ें, इंसानी हकूक़ को जिस तरह पामाल किया है, उसके ख़िलाफ़ ये जो खामोशी है, ये खामोशी बड़ी ख़तरनाक है वसीम। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि यही खामोशी वर्सेल्स ट्रीटी के बाद जर्मनी, राइनलैंड और जर्मनी को जिस तरह ट्रीट किया एलाइड फोर्सेस ने, और फिर जब लीग ऑफ नेशन बनी और लीग ऑफ नेशन की यही गफलत थी, और फिर हुआ क्या कि यूरोप ने जो देखा उसकी इंसानियत में मिसाल नहीं मिलती, और फिर हिरोशिमा नागासाकी उसकी क्लासिक एग्जांपल थी। हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या किया है इन 365 दिनों में इस खामोशी को खत्म करने के लिए, अक़वाम आलम को जगाने के लिए कि वो मुंह से 2 लफ्ज तो बोल दें कम से कम मजम्मत के, जो कि भी काफी नहीं है, लेकिन इतना तो करें। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 3 दफा सिक्योरिटी काउंसिल में ये वो जो भूल चुके थे, वो मुकदमा ना सिर्फ डिस्कस हुआ बल्कि उठाया गया। यूरोपियन यूनियन, मुख्तलिफ पार्लिमान में, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, फिर इस पे डिबेट्स हुई। 27 सेनेटर्स यूएस के, 47 हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबरान अक्रॉस द ग्लोब, फिर तुर्की, मलेशिया, ईरान, इन्होंने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। फिर सबसे बढ़कर ये कि आज के दिन ओआईसी की स्टेटमेंट आई, मजम्मत की गई ट्वीट के जरिए। फिर आज सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आज मीटिंग हुई 1 साल पूरे होने पे, और ये तीसरी मीटिंग थी। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट्स हैं, और ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 दफ़ा रिपोर्ट आने के बाद 5 दफ़ा हिंदुस्तान को लिखा है कि आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को आने दें ताकि वो हमें फीडबैक दे सकें। हिंदुस्तान अपने ऑपोजिशन को भी अलाउ नहीं कर रहा, यूएन की भी नहीं सुन रहा। ये बर्बरियत और ये जो जुल्म और ये जो फिरौनियत उसने शुरू की है, उसकी नफी का नाम है पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रोएक्टिव इनिशिएटिव। और इस वक्त दुनिया में हिंदुस्तान जगहसाई का सबब बन रहा है। कश्मीर कमेटी, वसीम भाई, जब मुझे हैंड ओवर की गई, कश्मीर कमेटी सेनेट, नेशनल असेंबली और तमाम पॉलिटिकल पार्टी पर मुश्तमिल है। ये इसका काम क्या है कि ब्रिजिंग रोल, ओवरसाइट के अलावा आपने आवाज बनना है कश्मीर का और कश्मीर कॉज के लिए। तमाम फोरम्स पे इसको ना सिर्फ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जरिए, सिविल सोसाइटी, फिर इंटरनेशनल की स्टेक होल्डर्स, मूवर्स एंड शेकर्स, एकेडेमिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को इसको रोकिए 1 मिनट, क्योंकि मैं इसमें आपसे अलग से सवाल करूंगा, क्योंकि आप उस ओहदे पर हैं। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम बार बार तंजिया तौर पर लिया जाता है कि साहब सालों से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, किया क्या। आज आप उसी मनसब पे बैठे, तो मैं आपसे अलग से पूरा सवाल करूंगा कि पीटीआई ने मतलब बड़ी तनकीद की, क्या क्या किया है इस कश्मीर कमेटी ने, आपने क्या किया, मैं आपसे अलग से सवाल पूछूंगा। लेकिन जावेद लतीफ साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब तक जो इकदाम किए, अपोजिशन ऑफ पाकिस्तान है मुतमईन उस पर, क्योंकि जाहिर है आप चढ़ तो नहीं दौड़ सकते, आप ये डिप्लोमेटिक एफर्ट और ये सारी चीजें ही कर सकते हैं। मुतमईन है हमारी अपोजिशन इससे? वसीम बदामी साहब, शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो मुझे जमात इस्लामी की रैली पर जो हमला हुआ उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और बदकिस्मती है कि जिस कराची को अमन जहां कायम हुआ, आज पिछले 3-4 माह से जहाँ वहाँ जो कुछ हो रहा है वो काबिले मजम्मत भी है और बड़ा एक तशवीश का बायस भी बन रहा है। अब आ जाएँ, जो आपने माजी का नक्शा खींचा कश्मीर के हवाले से, उसमें 2-3 चीज़ें जो शायद आप बयान नहीं फरमा सके, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा अगर इजाज़त दे दें तो। एक तो ये था कि जो आपने महाराजा का जिक्र किया कि उसने इलाके कश्मीर इंडिया के साथ कर दिया, तो वो एक मौका वो था कि जब आप ताकत से हासिल कर सकते थे मकबूजा कश्मीर को, उसके बाद भी 1-2 मौके आए, और या फिर आप सफारतकारी से आप बातचीत से कश्मीर के मसले को हल कर सकते थे। जब आप ताकत से हल कर सकते थे वो मौके भी आपने ज़ाया किए, और जब आप बातचीत के ज़रिए हल कर सकते थे उनको भी ज़ाया किया गया। जिस तरह वाजपेयी पाकिस्तान आए और मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर उन्होंने कहा
कि पाकिस्तान एक हकीकत है और मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक तनाज़ा है जिसको मिल बैठकर हल करना चाहिए। मगर उस वक्त जो आवाज़ें उठीं कि पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों पर हमला कर दिया गया और फिर वो जो लाहौर में हुआ वो भी आपके सामने है, और उसके बाद कारगिल में जो इशू हुआ वो भी आपके सामने है। क्या उसके बाद बातचीत से ये मसला हल हो सकता था? यकीनन नहीं हो सकता था। उसके बाद आप आ जाएं ट्रंप के हवाले से। जी मैं कोई ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मगर ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि ट्रंप के हवाले से जब पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव वहाँ गए और उन्होंने सालसी का शोशा छोड़ा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गलतफहमी हो गई कि शायद मैंने शीशे में उतार लिया है ट्रंप साहब को और ये मसला हल हो जाएगा। फिर उसके बाद इस्तकबाल हुआ पाकिस्तान में और 2 दिन बाद मकबूजा कश्मीर पर कब्जा हो गया। अब आ जाए 1 साल से पाकिस्तान जो कर रहा है या हो रहा है वो तो आपके सामने है, मगर मुझे ये बताएं, हाँ। 1 साल होने को हो गया, हाँ। मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का, जो 70 साल से हम ये कह रहे थे कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और इसको हासिल करना चाहिए, और ये अगर वाक़या हो गया था तो उसके बाद जो हमारी पॉलिसी बनाई होगी या बनी होगी या बनानी चाहिए थी कि अगर ऐसा वाक़या हो जाता है, हाँ, हाँ। तो उसके बाद हमारी क्या हिकमत अमली होगी। 1 साल होने को है वसीम बदामी साहब, हमें तो कोई हिकमत तो सारी चीजें गिनवाई ना शहरियार अफरीदी साहब ने, उसमें आप बताएं कि कौन सा काम है जो करने का नहीं किया गवर्नमेंट ने, बताया ना शहरियार साहब ने भी। एक तो सवाल आपने जो उनसे किया है ना, मेरे शहरियार अफरीदी साहब छोटे भाई हैं, एक सवाल वो है वो मैं करना चाहता था, वो आप खुद कर लीजिएगा कि इससे पहले भी कश्मीर कमेटी के जी मैंने कहा मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद। जी आपने क्या किया जो पिछले, ये आप पूछ लें, मगर मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत जो कर रही है, एक तो अली अमीन गंडापुर जो हैं अमूर कश्मीर के जो वजीर बनाए, उनको पाकिस्तान के अंदर कोई संजीदा नहीं लेता, तो दुनिया में कौन उनको संजीदा लेगा। इसी तरह वजीर खारजा साहब जो हैं, उनका खारजा अमूर पर दिलचस्पी की बजाय उनका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत जो है उस पर ज़्यादा दिलचस्पी है, और इसी तरह इमरान खान साहब के पास कोई टीम नहीं है जो उनको कोई लाइन दे सके, कुछ सिम्बल दे सके। चले नुकता आ गया आपका। अब क्या फिर ये सियासत बना, सियासत नहीं शुरू हो जाएगी मैं कि क्योंकि अब उसके जवाब में वो कहेंगे कि जनाब हमने कम से कम वजीर खारजा तो रखा है, और वजीर खारजा भी वो रखा है जिसको खारजा उमूर का तजुर्बा है, आपने तो वजीर खारजा ही नहीं रखा था। फिर यानी मैं चाह रहा हूँ आप मुझे बताइएगा कि ये काम था करने का स्पेसिफिकली जो कि नहीं किया। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, फिर मुश्ताक मीना साहब वजीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर में, उनसे आगाज़ करूँगा ब्रेक के बाद। मुश्ताक मीना साहब सहाफ़ी भी रहे, तो मैं जरा चाहूँगा कि ब्रेक के बाद जब उनसे आगाज़ करें तो ज़रा वो ब्रीफली हमारे व्यूअर्स को ज़रा एक्सप्लेन भी कर दें आसान से अल्फाज में, ये 47 से 2020 ये कहानी हुई क्या, ये कहाँ से क्या गया मामला, आसान अल्फाज में कि मसला कश्मीर है क्या। ये आगाज़ करते हैं इनसे ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात मुश्ताक मीना साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक मीना साहब, है जी हमारे साथ मुश्ताक मीना साहब? मुश्ताक मीना साहब आप हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल हूँ। अच्छा सर, मैं ये चाह रहा था, आपका ज़ाहिर एक सहाफ़ती पूरा बैकग्राउंड रहा है, तो ज़रा और अभी आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात भी ज़रा ब्रीफली हमारे व्यूअर्स के लिए ना थोड़ा ये बताइएगा कि ये कश्मीर का मामला 47 से आता है, ये कब क्या क्या हुआ है, ज़रा आसान अल्फाज में ज़रा। ये वसीम आपने बड़े डिटेल से आपने बाकायदा यानी डेट वाइज भी आपने सारे इवेंट्स खुद बता दिए, लेकिन मैं सिर्फ उसके 3-4 अदवार में आपको बता दूं कि 1947 के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अब जो नेहरू और उस जमाने की जो इंडियन लीडरशिप थी, हाँ। जो उन्होंने कश्मीरियों से वादे किए, फिर जो यूएन के अंदर उन्होंने जाके जो एक वहां पर यकीन दहानियां कराई कि हम एक प्लेबिसाइट करेंगे, तो यही लग रहा था कि पहले 10-12 साल के अंदर प्लेबिसाइट हो जाएगा। फिर वो नहीं हुआ, फिर उसके बाद आगे यानी सकूत ढाका हो गया और फिर एक दूसरा दौर पाकिस्तान के ऊपर आ गया, फिर हमारी पोजीशन कमजोर होती गई, और उधर भी शेख अब्दुल्ला जैसा एक जो बड़ी लीडरशिप थी वहां की, वो उस वक्त फिर जेलों में चली गई, फिर वो कंप्रोमाइज करके वो दोबारा राज सिंहासन पे बैठे। लेकिन इस दौरान हम ये समझते हैं कि खाली जो ये हमारी जो मिलिटेंसी आई है, ये मिलिटेंसी ऐसे नहीं आई। 1947 के बाद जो तीसरा अदवार आया, हाँ। वो 1987 तक था,
जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रगल की गई, और फिर 1987 के जो इलेक्शन थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि जी अब हम यानी बैलेट के जरिए जो है इसका डिसाइड करेंगे, तो कश्मीर की तमाम जो उस वक्त की जो आजादी पसंद तंजीमें थी उन्होंने मुत्तहिदा मुस्लिम महाज बनाया, और 1987 के रियासती ये इस इवेंट को सारे वसीम भूल जाते हैं कि सब जो है ना मिलिटेंसी पे 1989 रबिया सईद का हुआ, फिर 1990 जो है ना मिलिटेंसी आ गई, फिर बाकायदा एक सियासी जिद्दोजहद की है कश्मीर की तमाम जमातों ने मिलकर। 87 में इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में मुत्तहिदा मुस्लिम महाज एक पार्टी की सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उस जमाने की कांग्रेस के सामने जो है ना एक बड़ा इतिहाद के तौर पर आया आजादी पसंदों का, और उसमें जो सैयद सलाउद्दीन साहब जो अभी हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सुप्रीम कमांडर हैं, ये उस वक्त यूसुफ शाह इनका नाम था, और ये श्रीनगर के जो है ना मरकजी शहर से इलेक्शन लड़ रहे थे, ये सब इलेक्शन की तरफ जा रहे थे। इलेक्शन 87 का रियासती असेंबली का इलेक्शन मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने जीत लिया था, लेकिन जब भारत की सरकार को पता चला कि वहां पे क्लीन स्वीप हो गया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों इलेक्शन हार गई हैं, तो फिर उन्होंने उसमें रिगिंग की, और वो जो 3 दिन जो वहां का जो आरटीएस बैठ गया, और 3 दिन के बाद जो फिर रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट के अंदर मुत्तहिदा मुस्लिम महाज की तमाम सीट जो लीडर जीत रहे थे कैंडिडेट, उनको हरा दिया गया। उससे लोग फिर कश्मीर के लोग जो है वो बैलेट से नाउमीद हो गए, फिर उन्होंने फिर बुलेट के लिए और गन की तरफ चले गए, और फिर तीसरा और चौथा मरहला जो है 1997 से लेके ये पिछले 5 साल पहले तक मुशर्रफ साहब के दौर तक ये चौथा मरहला आया। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि नहीं भाई ये तो ज्यादा अब दहशतगर्दी हो गई है, अफगानिस्तान भी एक साइड पे चला गया, अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ जो उस वक्त आप देखें पॉलिसीज में एक बात, आप यहाँ शहरियार अफरीदी साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैं, नईबुर रहमान भी मेरे भाई हैं, जावेद लतीफ साहब मेरी जमात के हैं, पाकिस्तान की कश्मीर के बारे में कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं रही। एक वक्त में हमने उनको बुला दिया, फिर दूसरे कभी हमने शेख अब्दुल्ला पर हाथ रखा, फिर हमने उसी शेख अब्दुल्ला को गद्दार कहा, फिर हमने कहा कि नहीं जी अब नया महाज मुत्तहिदा मुस्लिम महाज आया, वहां पर हमने कहा कि हम सियासी जद्दोजहद करेंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे, कश्मीर को हमने बैक बर्नर पे रखा। फिर वहां पर जब 90s में ये दोबारा तहरीक शुरू हुई तो फिर हम दोबारा चले गए, फिर लोगों ने कहा जी मिलिटेंसी पाकिस्तान बैक जो है ना दहशतगर्दी की होगी, फिर हमने उसको भी रिनेट कर दिया। इस पर बड़ी बात ये ठीक है कि आपकी रियासत है पाकिस्तान की एक इसमें यूनिफॉर्म पॉलिसी आई होप कि आप दे रहे हैं, लेकिन दुरुस्त है कि इसमें भी मैं इस पर भी आता हूँ दोबारा भी। और मीनवाइल अभी जब हम ब्रेक पर भी गए थे तो नाज़रीन आपने वो सीसीटीवी फुटेज भी देखी उसी रैली की जो कि आज थी जमात इस्लामी की कराची में। शहरियार साहब एक क्विक कमेंट इस पर भी कर दीजिएगा, ये बड़ा मतलब एक परेशान कुन वाक़या है। बहरहाल अभी सीसीटीवी फुटेज भी इसकी दिखाई है, बल्कि दिखा भी सकेंगे प्रोड्यूसर साहब, तो एक रैली जारी है कश्मीर के हवाले से और उसमें ये इस तर्ज का वाक़या हुआ जिसमें नईमुर रहमान साहब ने अभी मुझे बताया है कि 2 अफराद शदीद जख्मी है, 2 अफराद इनके वेंट पर है अभी इस वक्त। शहरियार साहब सबसे पहले तो इसकी भरपूर मजम्मत और सबसे बढ़कर ये कि आपको पता होगा कि 1 हफ्ता पहले रेड अलर्ट जारी हुआ था कि खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद कराची इनमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। याद रखिए कि जब आप किसी भी सेंसिटिव इशू के हवाले से रियासत पाकिस्तान एक्टिव होती है, दुश्मनान पाकिस्तान चाहे वो अंदर हैं चाहे वो बाहर हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। हौसला देखिए, सलाम पेश करता हूँ जमात इस्लामी को, क्योंकि उनके तमाम वर्कर्स को जो रोडों पे निकले और इसके बावजूद वो अपने मकसद को कंप्लीट करने में ना सिर्फ कमिटेड रहे बल्कि मैसेज देने में भी कामयाब हुए। बाकी अल्लाह जी हाँ, रैली भी जारी रहे बिल्कुल। अच्छा आप सर क्विकली अगर ये बता दें, कश्मीर कमेटी चेयरमैन, फिर जावेद लतीफ साहब का सवाल है, फिर उनकी तरफ जाऊंगा मैं, क्या किया कश्मीर कमेटी ने? चूंकि इस ओहदे के हवाले से फजलुर रहमान साहब बड़ी तनकीद होती है कि इतने साल बैठे रहे, किया तो कुछ नहीं, आप बैठे हैं उस ओहदे पे, क्या किया बताइए। वसीम भाई, सबसे पहली बात यह है कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जो माजी के जितने रहे वो बहुत बड़ी कदावर शख्सियतें थी, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, मेरा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं। लेकिन वसीम भाई जल्दी से मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की अभी बात हुई कि पॉलिसी रियासत पाकिस्तान की, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, फॉरेन मिनिस्टर, फिर इसके अलावा DG/ISPR, DG/IB, DG/MI, DG/I, आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान,
और ये तमाम 11 से 12 चीजों पे ये चीज डिवाइड होती है। अब सवाल ये है कि सबको एक पेज पे होना चाहिए था। जैसे फैटफ की बात थी, जब हम आए तो फैटफ की टीम जब आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फिर एसईसीपी, स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हर जगह जाके वो आके पागल कंफ्यूज होके वापस चले जाते थे और जिसकी वजह से ब्लैक और ग्रे लिस्ट से गुजरना पड़ा। ये कश्मीर कमेटी क्या कर रही है कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोफेशनल, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 8 जुलाई को बुरहान वानी डे था, 13 जुलाई को जो है वो यौम शुहदा, 19 जुलाई को था इलाके पाकिस्तान। इस दिन जिन्होंने भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और आज भी जिन्होंने यौम इस्तिसाल पे ट्वीट्स की या फेसबुक पे डाला, वहां पे या आपको ब्लॉक कर दिया जाता है या मैसेज आता है कि इसको रिमूव करें। एडिटर्स से मैं मिला कश्मीर की, उन्होंने भी ये बात कही। हमने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी चेयरमैन को ऑन बोर्ड लिया, 2 मीटिंग्स हुई। हमने कश्मीर कमेटी में प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर को इनवाइट किया और फॉरेन मिनिस्टर से कश्मीर के हवाले से ना सिर्फ ब्रीफिंग और वो तमाम सवालात, और इसी तरह हम हुर्रियत के और वो तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो फॉरेन जो डिप्लोमेट्स रह चुके हैं, और फिर कश्मीरी डायस्पोरा और यूथ ऑफ पाकिस्तान, उनको एंगेज कर रहे हैं। फिर हमने सबसे बड़ी बात, एक चीज वसीम भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने रीच आउट किया, चाहे वो पोप है, चाहे वो यूएनएचसीआर के हाई कमिश्नर हैं, चाहे यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 42,000 मुहाजिरीन आज़ाद कश्मीर में हैं जो मुख्तलिफ कैंपों में आबाद हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं, उनकी कोई आवाज नहीं बना। अच्छा, अब ये आपने अपने तरफ काबिश बताइए कि जो आपके ख्याल में आपने किया, ठीक है। अब नईमुर रहमान साहब आप बताइएगा, ये आप मुतमईन हैं? चूंकि मुझे जब जावेद लतीफ़ साहब बता रहे थे 1999 का, तो मुझे सारा वो ज़माने की चीज़ें याद आ रही थी। वाजपेयी यहाँ पर आए थे तो मुझे याद है जमात इस्लामी ने तो बाकायदा बड़ा मुजाहरा किया था, वो पुरतशद्दुद रुख भी इख्तियार कर गया था। मुझे याद नहीं है कि 1 या 4 कारकुनान आपके जान से भी गए थे उसमें, वो तो सारे खैर चले एक बैकग्राउंड, वो तो एक पुरानी बात हो गई। अभी रियासत पाकिस्तान जो कुछ कर रही है, आप है मुतमईन है? देखें, मैं माजरत के साथ हमारे शहरियार भाई बहुत अच्छे बुजुर्ग कह लूँ, मैं उन्हें भाई कह लूँ। आप तो बुजुर्ग ना गए मैं, लेकिन छोटे हाँ पता नहीं। अच्छा खैर, कहने का मकसद ये है कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन खास तौर पर अफगानिस्तान के बैकग्राउंड में हो गई है ना जी, और अब अमेरिका जो है अफगानिस्तान से निकलना चाहता है। हाँ। और निकलने के लिए उसको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है और उनके मुज़ाकरात जारी हैं। और ऐसे मौके के ऊपर जब इमरान खान साहब पहले गए और ट्रम्प ने कहा, उसके मुंह से निकल गया या सवाल के जवाब में कहा कि मैं सालिसी करूंगा, और जवाब में आने के बाद इमरान खान ने यहाँ आकर कहा कि मुझे ऐसा लगा मैंने वर्ल्ड कप दोबारा जीत लिया है कि लोगों ने मेरा ऐसा इस्तकबाल किया है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि कहाँ हैं वो ट्रम्प साहब आप जिन्होंने सालिसी की पेशकश की, और कहाँ आपने इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया? बल्कि जरा एक लम्हे को आप लोग दिखा भी देते, दिखा सके अगर कि ट्रम्प ने सालिसी के हवाले से कब क्या कहा, ताकि लोगों को भी रिवायत दिखाएगा जनाब प्रोड्यूसर साहब सालिसी के हवाले से डोनाल्ड ट्रम्प का बयान। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago. He actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? If you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do this one here, if for any reason, but I think they can do it themselves very well. They've been doing it for a long time. We talked about Kashmir. I offered, whether it's arbitration or mediation or whatever it has to be, I'll do whatever I can. We're talking about Kashmir and the relation to what's going on with Pakistan and India, and if we can help, we certainly will be helping. ठीक है, वो ट्रम्प भी अपने बयानात कभी इधर कभी उधर, बस वो सारा ऐसे ही चलता रहा मामला। जी हाफिज साहब। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ह्यूस्टन में ये गए और इन्होंने जो है वो मोदी के साथ मिलकर जलसा किया, फिर वो इंडिया गया और उसने वहां पर जो है वो इस तरह से बिल्कुल मोदी को सपोर्ट किया। कहने का मकसद ये है कि यार देखें, फिर ये है ना आपकी असल, फिर वहां से आपने कितने वहां के पार्लियामेंटेरियन तोड़ने में आप कामयाब हुए। आपने देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाफिज साहब बताएं, क्या एक बड़ी तल्ख हकीकत ये नहीं है कि पावर की अपनी रियलिटीज होती हैं, मुल्क इंसानियत की बिना पर आजकल के ज़माने में किसी का साथ या मुखालफत नहीं करते,
वो यानी मैं बिल्कुल बड़ी भोंडी सी मिसाल दे रहा हूं मैं, ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं, भोंडी सी मिसाल है, लेकिन कि क्रिकेट के उमूर में भी बीसीसीआई की इसलिए चलती है कि पैसा ज्यादा वहां से आएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि जनाब जहां की इकोनॉमी जहां पे ज्यादा उनका सपोर्ट देते हैं। मैं मानता हूं कि दुनिया का पूरा निजाम झूठी इंसानियत का नाम लेकर चलता है, और ये तो टेररिस्ट रियासतें हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी करती हैं और अपने आप को ह्यूमन राइट्स की चैंपियन समझती हैं। लेकिन तो इसकी जिम्मेदार हमारी हुकूमत है या उनके दोगले स्टैंडर्ड्स हैं? जी जी नहीं, मैं बताता हूं, देखिए हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना, वो इतनी कमजोर नहीं है। हम इस पूरे खित्ते के अंदर पिछले 30, 35, 40 साल से एक ऐसी पोजीशन पर हैं कि हम बड़ी ताकतों को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमने ठेका लिया हुआ है कि हम अमेरिका के पलड़े में जाकर अपना वजन डालते रहें। क्या खित्ते के अंदर अब बदलती हुई सूरत हाल में चाइना और रूस और ईरान और तुर्की, ये सब लोग मिलकर जो है वो कोई रोल अदा नहीं कर सकते? स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम तो दोस्ती भी जो है ना, जब चाइना से करते हैं तो बिल्कुल लेट जाते हैं। हम तो बराबरी की सतह पे दोस्ती भी नहीं करते, अमेरिका से तो वैसे ही हम। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, तमाम तब डिप्लोमेटिक महाज के साथ साथ जो कुछ कश्मीर के अंदर भारत कर रहा है, और जब हम उसे नक्शे के अंदर भी ये कहते हैं कि हमारा हिस्सा है और हम उसे अपने जिस्म का हिस्सा समझते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपके घर के ऊपर कोई हमला आवर हो तो फिर आप ये नहीं देखते कि ताकत का तवाजुन क्या है, आप फिर लड़ते हैं, मरते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अगर पूरी कौम दिफाई बजट पर इतना पैसा लगाती है, इसलिए लगाती है कि हमारी सरहदों का दिफा हो और हमारा कश्मीर आजाद हो, ये हमारी लाइफ लाइन है, तो हम फिर पाकिस्तान की अफवाज से और हुकूमत से और रियासत से बजातौर से तवक्को रखते हैं कि वो फिर एग्रेशन करें। अच्छा, ये कहना कि मारूजी हालात में एग्रेशन नहीं हो सकता, मैं नहीं समझता। आप आगे बढ़ेंगे तो दुनिया आपसे बात करेगी, और आप पीछे हटकर बात करेंगे तो कोई आपसे बात नहीं करेगा। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, और तमाम तर हालात के बावजूद आप अगर थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे तो आपसे बात भी होगी और आप अपने मसले को हल भी करवाएंगे। जावेद अतीजा, अब आपका सवाल था कि जनाब क्या इकदाम किए, उन्होंने तवील फहरिस्त गिनवाई। अब रियासतें यही कर सकती है ना, सिफारती महाज पे प्लेटफॉर्म से बात करना, यही सब कर सकती हैं, बंदूक तो नहीं उठा सकती हर मामला। जावेद अतीफ साहब? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्फाक नहीं करता। देखिए, बात यह है कि अभी आपने जो शहरियार अफरीदी से सवाल किया था ना कि चेयरमैन कमेटी के तौर पर आपने क्या किया, तो जो उन्होंने काम गनवाए इससे कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो साबका चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे उन्होंने काम किए। अब आ जाए, मेरा वही सवाल है जो मैंने आपसे कहा था कि जब आपकी शाहरग कट जाएगी खुदा न खास्ता, तो उसके बाद आपकी हिकमत अमली क्या होगी जो हम 70 साल से देख रहे थे। आज 1 साल होने को है, हमें कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आई, दूसरी जो अगर बनाई हुई थी। तीसरा मैं ये कहूँगा कि मुझे ये बताएं कि नक्शा जो पाकिस्तान का आज नया दिखाया गया कि जिसमें मकबूजा कश्मीर को भी शामिल किया गया, क्या कश्मीर का पाकिस्तान के अंदर नक्शे में दिखा देने से मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो सकेगा? इस तरह तो आप बांग्लादेश को भी पाकिस्तान के नक्शे में दिखा दें, क्या उस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा? और तीसरा मेरा कहना यह है कि आज की हुकूमत को ये सवाल भी आप करें कि आपके पाकिस्तान के नक्शे में तो भाईजान आज़ाद कश्मीर का हिस्सा भी नज़र नहीं आ रहा था, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? मैं उस कमेटी को हेड करता हूँ, मैंने 1000 दफ़ा पूछा है, मगर आए बाएं शाएं और 4-5 लोग जो दर्जा चहारम के लोग थे पीटीवी के, उनको आपने नौकरी से निकाल दिया, और जो जिम्मेवार हैं उनके चलो शहरियार से जवाब देंगे, लेकिन ये नहीं होता कि आप ये छोटे छोटे स्टेप्स ही करते हैं ना कि बड़ा काम करने के लिए कि 50 साल बाद 100 साल बाद उसको आपको कोई फायदा होता है। मसलन अगर मैं कोई कहीं ज्यादती हो रही है और उसके खिलाफ मैं सड़क में निकल के एहतजाज कर रहा हूँ, तो कोई कह सकता है कि यार तुम्हारे 4 नारे लगाने से आजाद हो जाएगा, लेकिन नहीं ना। लेकिन एक अगला सवाल ये भी है ना कि क्या मैं बिल्कुल ही घर बैठ जाऊं? नहीं, मैं कम से कम ये तो करूँ ना, और भी चीजें करने की हैं, लेकिन कम से कम ये तो करूँ ना। नहीं वसीम, यानी वसीम मुझे इजाज़त दे दें, मुझे इजाज़त दे दें। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा। मैं अब हल की तरफ आता हूँ कि हुआ ये आखिरी बात आप कर लें, फिर शहरियार से रिस्पॉन्ड कर देंगे। मेरा खत्म जी। 70 साल से पाकिस्तान की अगर मईशत ठीक थी तो हिंदुस्तान को हिम्मत ना हुई मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जो अभी मेरे नईम भाई कह रहे थे, हाफिज नईम साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर हुई तो दुश्मन को वार करने का मौका मिला। तीसरा मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर आप
इस पर कोई हिकमत अमली बनाना चाहते हैं, कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो फिर 5 तारीख को मकबूजा कश्मीर अगस्त को कब्जा हुआ, 7 तारीख को मुजफ्फराबाद हम रैली लेकर जा रहे थे, तो क्यों गिरफ्तार किया गया? फाइनल वर्ड बता दें आप शहरियार साहब, फाइनल वर्ड नहीं चाहते तो 4 दिन ठहर के कर लेते। वो कहते जी इन इकदाम से क्या होगा जनाब? जी शहरियार साहब। वसीम, सबसे पहले ये जो फ्लैग है, पॉलिटिकल फ्लैग, ये अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जब इसके लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब और ये पूरा जो और जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब और राजा जफरुल हक साहब, ये PMLN की तरफ से आए और उन्होंने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का आज बेहतरीन दिन है। शेरी रहमान साहिबा और इसी तरह जो है